तो एक बड़ा अपडेट है, देखिए जो निकल कर आया है डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से। दुनिया भर की निगाहें थी इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्या ईरान मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव का अंत यहां पर होगा, क्या इससे बाहर निकलने का कोई फैसला होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप मुख्य तौर पर जो बातें कहते हुए अपने संबोधन में नजर आए, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका ने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। वो नहीं चाहते थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार की क्षमता में आगे बढ़े, उसको खत्म कर दिया गया है। मिसाइल की क्षमता ईरान की खत्म कर दी गई है। इसके अलावा एयरफोर्स नेवी को बर्बाद किया गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर यह बोलते हुए नजर आए कि वो उनकी फिक्र नहीं है। जो देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हैं वो खुद देखें कि वहां से कैसे रास्ते की बहाली करनी है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल और गैस का प्रोड्यूसर है। ये डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर कहना है। इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर एएस बहल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, और साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहल साहब, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। देखिए, सवाल कई सारे थे संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी बात यहां पर रख दी है तो क्या इससे आप समझ पाए हैं कौन से लक्ष्य की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं जो अमेरिका अचीव यहां पर कर चुका? ताबिश, जय हिंद। एक्चुअली उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। जो लास्ट 2-3 दिन से बोल रहे हैं उसका एक तरह से समरी और अपडेट दिया है, जो मुझे लग रहा है आश्वासन देना चाहते हैं अपने देशवासियों को। अब जैसे उनके जो मूल चीजें निकल के आई हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेंगे, सबसे पहले चीज ये है। दूसरी चीज है कि 2-3 हफ्ते का टाइम टेबल भी उन्होंने दे दिया है। और तीसरी चीज ये आ गई है कि अपने देश को बता रहे हैं कि मेरे आने के बाद से ही सब कुछ अच्छा हुआ, उससे पहले तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। चौथी चीज जिसके ऊपर उनको ब्लेम किया जा रहा था कि JCPOA से निकले थे, यानी कि न्यूक्लियर डील से निकले थे, जो P5+1 की थी 2018 में। तो जब 3.67% तक ही एनरिचमेंट था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का, आज देखिए 60% से ऊपर और 440 किलोग्राम तक पहुंच चुका है, यानी कि 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो लोगों का ये ब्लेम था ट्रंप के ऊपर, तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल के लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है। इजराइल को लग रहा था कहीं वो डील ना अनाउंस कर दें या ये ना कह दें कि अब मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं। उन्होंने जो कहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत नियर है पूरे होने के और 2-3 हफ्ते और लगेंगे। तो इजराइल के लिए ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अभी कहीं पे भी उन्होंने ना डिप्लोमेसी की बात की, ना अपने नाटो के साथ जो उनके बिगड़े हुए रिश्ते हैं उसके बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर बहल साहब। अब मुझे भी लग रहा था कि शायद नाटो का जिक्र वो यहाँ पर करें, क्योंकि ये भी एक मेन फोकस था। नाराजगी बड़े तल्ख बयानों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। ये भी आप बताइएगा कि इसके क्या मायने यहाँ पर निकाले जाए। देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ सर, देखिए, इस संबोधन से पहले बड़े सारे सवाल थे कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या अनाउंस कर देंगे। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि टारगेट अचीव हमने कर लिए, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में अगर बातचीत नहीं हुई ईरान के साथ तो पाषाण युग में उनको पहुंचा देंगे, इतने हमले वहां पर किए जाएंगे। क्या मतलब निकाले जाए इन बातों के? देखिए, उनसे पूरी विश्व आशा कर रही थी कि शायद वो इस युद्ध को रोकने के बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान, भाषण ही कहूंगा, कुछ भी नया नहीं कहा। जो भी पॉइंट्स उन्होंने कहे, उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में, 3 दिन में या पिछले 24 घंटे में जो अपने पॉइंट्स को बोला था उनको रिपीट किया है। तो फिर इस संबोधन की जरूरत क्या समझते हैं आप? हाँ, आज उनकी जो बयानबाजी थी, मैं उनको बयानबाजी ही कहूंगा, इसमें कोई भी पॉइंट सिग्निफिकेंट का नहीं था, कोई भी पॉलिसी मैटर नहीं आया। सबसे बड़ी बात है भविष्य में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। बहुत ही शॉर्ट साइटेड सा भाषण था, जिसमें उन्होंने सिर्फ कहा कि हम ईरान को, हिंदी में कहते हैं ना, मजा चखा देंगे। बाकी उन्होंने अपने जो पुराने दावे थे कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान खतरनाक मिसाइलें बनाना चाहता था, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था, हमने ईरान को रोक दिया। लेकिन जो रूटीन उनकी जो स्टेटमेंट थी, जिसे हम कहते हैं चेस्ट थंपिंग, कि अगर ईरान अच्छा बच्चा नहीं होता तो हम फिर से ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे, तो धमकी भरा
जिसे कहते हैं कि वो नुक्कड़ में भाषण देते हैं, ऐसा ही कुछ था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी फौज जो है वहां एक निर्णायक जीत हासिल कर चुकी है। अच्छा, कहीं इसमें देवनाथ जी कहीं ऐसा संकेत आपको मिल रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की भी संभावना यहाँ पर अब रहती है, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, एक तरफ एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कह देते हैं और फिर उससे पलट भी जाते हैं कुछ ही वक्त में। तो कोई संभावना बूट्स ऑन ग्राउंड की अब यहाँ पर लग रही है आपको इस संबोधन के बाद? मैं उनके भाषण का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उनमें लगता है थोड़ा सा फिजिकल और मेंटल करेज कम लग रहा था। तो क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल पाएंगे? देखिए, एक लीडर को अमेरिकन लीडर को अगर बूट्स ऑन ग्राउंड डालना है तो उसे जो फिजिकल और मेंटल करेज और मजबूती चाहिए, आज नहीं देखी। देखिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। यानी वो अपनी तरफ से कोई एक्टिव स्टेप नहीं लेना चाहते। एक्टिव स्टेप अगर उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए तो करें, कुछ भीषण कुछ करें। उनको वहां मेरीन कमांडोज उतारें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इधर से उधर से फौज को लाके हॉर्मुज के स्ट्रेट को खोलें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा यहाँ पर तुरुप का इक्का ईरान के लिए बन गया है कि जिसका इस्तेमाल ईरान जो है अपनी तमाम रणनीतियों में करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बहल साहब, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हमें जरूरत ही नहीं है, वो देश इस पर ध्यान दें जो उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले ही वो नेटो मुल्कों को इसके लिए धमका रहे थे कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हम आपकी मदद करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को धमका रहे थे कि इसको आप खोल दीजिए, नहीं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी इसके अंदर। थक गए हैं क्या ट्रंप यहां पर? देखिए, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो आपने लास्ट सेंटेंस में बोली है, जो कि मैं अपने पहले सेंटेंस में शुरू करना चाहता हूं। इस समय ट्रंप साहब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं इस वॉर के अंदर जो इजराइल ने उनको एनकरेज किया था। वो कहते हैं उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सारे अचीव हो गए हैं। बिसाइड जो उन्होंने तबाही मचाई है ईरान के अंदर, या 2000 से लेके 3500 लोग जो मारे गए हैं, और उनके मिलिट्री को जरूर डीकैपेसिटेट करने की काफी हद तक उन्होंने कोशिश की है। न्यूक्लियर सिस्टम्स के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं, लेकिन कितने वो तबाह और बर्बाद हुए हैं, क्योंकि वो सब अंडरग्राउंड है। दूसरा, मिसाइल्स और ड्रोन्स के बारे में जो उन्होंने बात करी, वो भी ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज या ड्रोन सेंटर्स के अंदर, तो वो कितने तबाह हुए। अच्छा बहल साहब, एक चीज और बताइए कि अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको दिलचस्पी नहीं है, टारगेट अचीव कर लिए उन्होंने। ईरान को बातचीत के लिए एक तरह से वो इनडायरेक्टली यहां पर बता भी रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए, कोई हल निकलेगा, नहीं तो हम जो है हमले यहां पर करेंगे। लेकिन फिर भी एग्जिट यहां पर क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका के लिए ऐसा यहां पर क्या फंस रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधे तौर पर बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है इस लड़ाई से? देखिए, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल उनको बाहर निकलने का है, सबसे पहले उनकी साख है। यानी कि टेंजिबली तो उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में अगर ईरान को देखें तो उन्होंने वॉर को खींचना था, वो खींच दिया। उन्होंने ड्रोन्स मिसाइल का इस्तेमाल करना था, वो आज तक कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस सेंटर्स पे, अमेरिका के बिजनेस पे अटैक किया। उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल रखा है। तो कहीं ना कहीं जो ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे वो अचीव कर सके अमेरिका। तो अब उनको लग रहा है उनको कोई एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, लेकिन ऑनरेबल एग्जिट उनको ईरान दे नहीं रहा। वो क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? हाँ जी, वो क्या हो सकता है ऑनरेबल एग्जिट, अगर संभावना यहां पर देखें? दो चीजें हो सकती है ऑनरेबल एग्जिट की। सबसे पहले है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ा ऑनरेबल एग्जिट होगा। जबकि वो कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 1% ही सिर्फ तेल वहां से आता है, और यूरोप का भी सिर्फ 3.8% आता है। और जिन देशों का आता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऐसे देशों को कोई इंटरेस्ट नहीं अपनी सेनाएं भेजने का वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात से भी फंसे हुए हैं। और दूसरा जो चीज है कि किसी तरीके से अगर एनरिच्ड यूरेनियम उनको मिल जाए, अगर कोई भी ये सोचता है कि वो खर्ग आइलैंड पे, या फिर वो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में 6-7 आइलैंड्स हैं, जैसे कि लारक आइलैंड, हॉर्मुज आइलैंड या केशम आइलैंड है, जो कि बिल्कुल एक वेज की तरह है 33 किलोमीटर के ऊपर, और वहां पे तो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, ड्रोन बोट्स हैं, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, मिसाइल्स हैं, साथ में उनके एंटी शिप मिसाइल्स हैं, माइंस हैं।
सब कुछ है उनके पास वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करने का मतलब है कि बहुत सारे बूट्स ऑन ग्राउंड्स को वहां पे लाना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही वल्नरेबल होंगे। और नॉर्मली भी हम कहते हैं कि एयरबोर्न ऑपरेशंस हो या एम्फीबियस असॉल्ट हो तो 15 से 20% लोग मारे जाते हैं, यानी कि 700 से 800 लोग या तो मारे जाएंगे या बहुत बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। और साथ में जैसे खर्ग आइलैंड की हम बात कर रहे थे, तो खर्ग आइलैंड के अंदर तो उन्होंने पूरा माइन करके रखा हुआ, बूबी ट्रैप कर दिया है हर जगह पे, एंटी पर्सनल माइन, एंटी आर्मर माइंस। और खासकर जो ज्योग्राफी है ईरान की, वो एक तरीके से नेचुरल फोर्ट्रेस है। वो जो चोक पॉइंट है 33 किलोमीटर का, वो भी हाईलैंड के ऊपर से आता है और उसके पीछे एकदम माउंटेन्स है। तो वहां से बहुत आसानी से अटैक किए जा सकते हैं, कोई भी नेवी जो उसके पास आना चाहती हो। और अगर एयरबोर्न ऑपरेशंस करना चाहते हैं वो खर्ग आइलैंड के ऊपर, तो जिस देश से करना चाहते हैं, अब देखिए पिछले कुछ दिनों से उन्हीं देशों के ऊपर अटैक हो रहा है, चाहे वो यूएई है, कुवैत है, कतर है, या फिर बहरीन है, या सऊदी अरेबिया है। तो इन्हीं के ऊपर फोकस होकर अटैक हो रहा है। और कहां पे हो रहा है? जहां पे उनके एयरफील्ड्स हैं, एयर बेस। और इसका वो जिक्र कर रहे थे संबोधन को ध्यान से मैंने देखा बैल साहब, वो यहाँ पर कह रहे थे कि ईरान जो दायरा ईरान ने यहाँ पर बढ़ाया, उन लोगों को टारगेट किया जिनका कोई मतलब नहीं था इस लड़ाई के अंदर। वो इशारा मिडिल ईस्ट के उन देशों को लेकर था जहां पर अमेरिकी बेसों को टारगेट ईरान ने यहाँ पर किया, ऐसी संभावना यहाँ पर लग रही है। यूके देवनाथ जी, लेकिन अब इस लड़ाई का भविष्य यहाँ पर क्या दिखता है? ईरान की यहाँ पर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप तो स्पष्ट करते हुए दिख रहे हैं कि बातचीत के लिए रास्ते यहाँ पर खुले, इनडायरेक्टली अगर हम उसको यहाँ पर समझ लें, ईरान अगर चाहे तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब ईरान के एंड पर यहाँ पर क्या चीजें आपको लगती हैं जो इस लड़ाई के खत्म होने के लिए बाधा बन रही हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज के अपने भाषण के दौरान कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ईरान अगर बातचीत नहीं करता है तो उस पे और बॉम्ब्स गिराते रहेंगे और बॉम्ब्स गिराते रहेंगे। यानी वह अब सिर्फ एक स्कूल के जो मास्टर जी होते हैं वैसे ही सुन रहे हैं कि डंडे से ही छात्र को करेक्ट किया जाएगा। ईरान तो बार बार 27 अप्रैल तक तो ईरान 27 फरवरी तक तो ईरान से बातचीत हो रही थी। तो अब ये देवनाथ सर, इस बात को लेकर भी तो बड़े संशय हैं कि बातचीत हो रही थी, नहीं हो रही थी, किससे हो रही थी। कल तक वो कह रहे थे कि नई रिजीम है, वो थोड़ा अलग है और वो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन वो ईरान की तरफ से इस तरह की रिएक्शन आई कि किसी से बातचीत नहीं हो रही है। कौन से प्रस्ताव अमेरिका दे रहा है वो उनको नहीं पता है। तो ये किस पर भरोसा किया जाए? आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा सवाल है इस हालात में? ये डोनाल्ड ट्रंप जो है जरा कई बार इमेजिनरी स्टेटमेंट देते हैं। जब उन्होंने कहा कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है, और वो कह रहे हैं हायर ऑफिशियल से, कभी कभी हिंट देते हैं कि शायद वहां प्रेसिडेंशियल लेवल पर किसी से बात हो रही है, लेकिन क्या पेजेश्किन से बात हो रही है? कतई नहीं। तो ये जब कहते हैं कि ईरान में हमारे बड़े हायर पेजेश्किन तो सीधे अमेरिकी जनता को एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं कि आप इस इल्यूजन से बाहर निकलिए जो आपके इर्द गिर्द यहां पर बन रहा है। एकदम। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वो कहते हैं कि हम ईरान की सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं और नई सत्ता में जो लीडर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, असल में शायद उनका लक्ष्य है कि ईरान के अंदर फूट डालना है ताकि ईरान के लोग आपस में ही एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करें, टॉप लीडरशिप्स, कि भाई कौन बात कर रहा है, हम ही में से। वो ईरान की टॉप लीडरशिप में फूट डालना चाहते हैं कि हम में से कौन है जो कि घर का भेदी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर रहा है, जबकि कहीं भी बात हो नहीं रही है। बात किसके साथ होगी? देखिए, किसी भी देश में अगर आप टॉप लीडरशिप में से 10 को पॉलिटिकल को और 10 को मिलिट्री को मार डालेंगे तो सेकंड रन और जो लीडरशिप बाकी है उसमें से ये भी एक सवाल है सर, अगर बातचीत हो भी रही है, क्योंकि हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका और ईरान की बातचीत यहां पर हो जाती है, तो जो तीसरा एंगल है यहां पर इजराइल का, इजराइल मानेगा इस बात को लेकर कि इन तमाम जो भी लक्ष्य थे उनके अधूरे रहते हुए इस लड़ाई को यहां पर खत्म कर दिया जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ इतने दिन लड़ने का, इतना जो हथियार है, गोला बारूद इस्तेमाल करने का, इतने लोगों की जान जाने का? हाँ, ये इजराइल को अमेरिका ने पाला हुआ है एज मंकी इन द केज, कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम मंकी को छोड़ देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बीच बीच में जब कोई भी बात करते हैं, वो इजराइल नाम का एक तमंचा जो है वो ईरान के कनपट्टी पर रख के बात करते हैं कि भाई मैं जब चाहे नेतन्याहू को एक्टिवेट कर दूंगा और वो तुम्हारी कनपट्टी पर ट्रिगर खींचता रहेगा।
हो क्या रहा है इस में, जो पश्चिमी फिलॉसफी है कि ईस्टर्न जो कल्चर्स हैं, एशियन जो कंट्रीज हैं, 200 साल से 300 साल से उन्होंने सब पर बंदूक के बल पर राज किया है, मिलिट्री के बल पर राज किया है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ईरान एकमात्र देश ऐसा है इस रीजन में जो को कभी गुलाम नहीं बना पाए। हमेशा से 200 साल पहले, 100 साल पहले वो आजाद ऐसा था। क्यों हुआ और ऐसा क्यों यहां पर है कि ईरान को नहीं हरा पा रहा अमेरिका, इस पर भी आप यहां पर बताइएगा। और वाकई में आपको ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नेतन्याहू को इस्तेमाल कर रहे हैं? चर्चाएं तो थी कि डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लुएंस में है इसराइल के, इसलिए लड़ाई के अंदर कूद गए यहां पर, यह भी आप बताइएगा। फिलहाल एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं आपको। देखिए, ईरान के इस्फहान में हुए हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया। सरकारी मुख्यालय पर यह हमला यहां पर हुआ था। 1 अप्रैल को हुए हमले का यह नया वीडियो है। हमले के बाद जबरदस्त विस्फोट यहां पर देखने को मिला था। ईरान इंटरनेशनल ने यह वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आग का कितना बड़ा गुबार यहां पर देखने को मिला जब ये बमबारी यहां पर की गई। तो देखा आपने किस तरह ये हमला यहां पर किया गया, और इस हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो संबोधन था उसने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट यहां पर कर दिया है कि दरअसल अमेरिका चाहता क्या है इन हालातों के अंदर। 1 महीने से ऊपर यहां पर निकल चुका है, 33-34 दिन हो गए इस लड़ाई को, और उसमें एक तरफ हमले यहां पर जारी हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हमने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या ये लड़ाई यहां पर थमेगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। बहल साहब, ये बहुत सबके मन में है कि भाई ये लड़ाई आखिर अंत इसका कहां पर होगा, और अब यहां से क्या संभावनाएं आगे हैं, और साथ में नेटो के भविष्य को लेकर भी आप यहां पर बताइए, क्योंकि नेटो पर जिस तरह की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की है, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर 35 देश जो हैं वो महामंथन करने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यूके निभा रहा है। तो इसका क्या मतलब यहां पर निकाला जाए? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले, और इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, यह भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सबसे पहले चीज आती है कि जो इंडिविजुअल देशों के रिप्लाईज आए हैं या रिस्पॉन्सेज आए हैं, सभी ने ये कहा ये हमारा युद्ध नहीं है, हम पे थोपा गया है। दूसरी चीज ये है कि पूरा विश्व इसका खामियाजा भुगत रहा है। तीसरी चीज है कि क्या हमको कंसल्ट किया गया था, तो वो बड़ा क्लियर आंसर है कि नहीं किया गया था। और फिर चौथी चीज है कि वैसे भी उनके अपने सप्लाईज जो है, अगर गैस 10% फिर भी आती है कतर से, लेकिन अगर उसको हम छोड़ दें तो हार्डली 3.8% ऑयल है, क्रूड ऑयल है वहां से आता है, या रिफाइंड ऑयल वहां से आता है। तो कहीं ना कहीं इतना डिपेंडेंस नहीं है यूरोप का इस एरिया के अंदर। और जो चौथी चीज उनको लग रही है कि अगर कोई भी मिलिटरीली इसके अंदर आएगा तो बॉडी बैग्स बहुत सारे वापस जाएंगे, यानी कि सारे लोकल पॉपुलेशन जो इस समय है पूरे विश्व के अंदर इस युद्ध के अगेंस्ट है। अमेरिका के अंदर देखिए 27% लोग ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते सैन्य नुकसान हो अमेरिका को। एब्सोल्युटली 61% लोग ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को आज एकदम रोका जाए। आपने नो किंग्स की रैलीज देखी 50 सिटीज के अंदर अमेरिका में, आपने यूरोप में देखी नो। ये जो प्रोटेस्ट की बात आपने यहां पर की बैल साहब, ये बहुत जरूरी है। क्या इस किंग्स प्रोटेस्ट का दबाव डोनाल्ड ट्रंप यहां पर झेल रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए अमेरिका से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर धीरज कौल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। धीरज कौल साहब, ये जो संबोधन अभी हुआ थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का, कई सारे मिक्स मैसेज वो देते हुए यहाँ पर नजर आए। एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर टारगेट अचीव हमने कर लिए हैं, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। क्या इसको यहाँ पर कैसे समझा जा रहा है इस संबोधन को? अमेरिका में इसको कैसे ले रहे हैं लोग? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैं देखिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर देता हूं, मैं फाइनेंस से भी जुड़ा हूं बिकॉज आई कंसल्ट फॉर हेज फंड फॉर बायोटेक। तो फाइनेंशियल, तो आप और बेहतर बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी स्थिति में अमेरिका की, जिसके बेहतर होने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 मिनट में आपको समराइज करता हूँ। हमारी जो ग्रोथ सेक्टर है, एआई, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर बहुत मार पड़ी है। तकरीबन 15 से 20% निकल डाउन नीचे आए हैं स्टॉक्स, और ऐसी ऐसी कंपनियां लाइक एनवीडिया। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर एक गैस यूज होती है जिसका नाम है हीलियम, और उसकी सप्लाई बहुत बड़ी मात्रा में डिसरप्ट हुई है, इसीलिए सेमीकंडक्टर स्टॉक्स भी नीचे आए हैं। इसके अलावा जो आप, और ये सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है क्या, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की? एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोडक्ट विच कम्स आउट, और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। वर्ल्ड की
बिगेस्ट कंपनी एनवीडिया, वो भी 210 से 160 के करीब आ चुकी है और कल 2 दिन से थोड़ा सा ऊपर आया है क्योंकि ट्रंप ने इंडिकेशंस दिए हैं कि हम वेरी क्लोज टू द वॉर हैं खत्म करने के। लेकिन कमिंग टू द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, इकोनॉमी डेफिनेटली हमारी डाउन है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है, ऑयल की प्राइसेस यहाँ पे प्रति गैलन $4 के करीब है ऑन एन एवरेज, जो काफी हाई मानी जा रही है। डीजल इज 5.49 प्रति गैलन। तो आप ये समझते हैं कि जब भी एनर्जी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन साथ में बढ़ती है क्योंकि इट्स वेरी कनेक्टेड। ये बात बिल्कुल सही है, अमेरिका इज द लार्जेस्ट रिजर्व और ऑयल एंड गैस, लेकिन हम उतनी एक्सपेक्टिंग कैपेबिलिटीज पे अभी नहीं आए हैं। ट्रंप के संबोधन में जो उन्होंने अच्छा, इस बात में धीरज जी के इस बात में कितनी हकीकत है या दम है डोनाल्ड ट्रंप की? वो कह रहे हैं कुछ ही वक्त में हम वापस उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर हम थे जब ये लड़ाई खत्म होगी। फाइनेंशियली तो ये सत्य नहीं है क्योंकि मैं आपको नंबर दे देता हूं, $14 ट्रिलियन इवोपरेट हो चुके हैं मार्केट से। रिपीट करता हूं, $14 ट्रिलियन। और ये हम 2 अगले क्वार्टर्स के अंदर आप देखेंगे दुनिया भर के देश जहां पे एनर्जी डिपेंडेंसी गल्फ के ऊपर है, इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको दिखेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम करते हुए कुछ कंसेशंस दी हैं, लेकिन मनी इज मनी, इफेक्ट तो आएगा। एलएनजी की अगर आप कटार को देखें तो इरिवर्सिबली डैमेज कैपेबिलिटी 17% हो चुकी है, जिसमें 3 से 5 साल रिपेयरिंग लगेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेज हुआ है सर, वो तो टाइम लेगा। ये आज भी अगर लड़ाई खत्म हो जाए उसमें टाइम लगेगा, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएंगे। नंबर 2, अगर आप देखें वॉर ऑफ कॉस्ट ऑफ द वॉर हम जो नंबर देते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाए बगैर आपको एक रफ आइडिया देता हूं, $15 से $20 बिलियन प्रतिदिन कॉस्ट है इसकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नंबर्स की। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन $380 बिलियन डिसरप्शन से आएगा। ऑयल प्राइसेस जो $106 प्रति बैरल दिख रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 1.5 हफ्ते में 120 पे पहुंचेगा। नंबर देता हूं आपको, जब भी $10 प्रति बैरल बढ़ता है तो ग्लोबल जीडीपी 0.22-0.4 कंट्रैक्ट होती है। और जिस दिशा में चीजें चल रही हैं, हमारे यूएस के ऑयल रिजर्व 400 मिलियन बैरल थे, उसी वजह से कुछ ऑयल स्टैग्नेंट था, वो भी 2 हफ्ते के बचे हैं। और नहीं, लेकिन ये एक चीज और बताइए, ये इसलिए सवाल क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऑयल और गैस के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है, रशिया और सऊदी अरब से मिलाकर उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस यहां पर कर रहे हैं। तो ऑयल कीमतों का असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है, इस दबाव में वो भी है। हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसे नहीं है कि सब जो हम भेज रहे हैं आज बंद करके घर में इस्तेमाल कर लेंगे। यूएस इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। ये फाइनेंशियल चीजें लोग नहीं समझ पाते, पर ये सत्य है। पर मैं आपको एक पॉइंट दोबारा बताता हूं, हमारे जॉबलेस नंबर ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, एप्स्टीन फाइल अभी भी एक्टिव है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये चीजें रियल हैं। अच्छा, एप्स्टीन फाइल का जिक्र वहां पर अब भी हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आप कह रहे हैं। और दूसरा, प्रोटेस्ट को लेकर भी आप बताइएगा कि लोगों के बीच में अमेरिका में किस तरह का सेंटिमेंट है इस लड़ाई को लेकर, अमेरिका में कितना समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर हासिल है अपने निर्णयों को, अपने फैसलों को लेकर। आपके पास वापस लौटूंगा, इस बीच एक और अपडेट देते हैं हम। ट्रंप के संबोधन पर मार्को रूबियो का पोस्ट अब यहां पर सामने आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह सशक्त भाषण है, ये कह रहे हैं रूबियो, हमारे उद्देश्य को स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बताया है। तो मार्को रूबियो यहां पर ये पोस्ट उनकी तरफ से यहां पर किया गया है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर, जो हालिया संबोधन उनका था, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और उनका यह कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो भाषण था सशक्त भाषण था। अब बहल साहब जरा बताइए आप, रूबियो के इस बयान के क्या मायने यहां पर निकाले जाएं? सशक्त भाषण लग रहा है उनको ये डोनाल्ड ट्रंप का? बिल्कुल, मार्को रूबियो तो उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात है जो हम बात कर रहे थे पहले, मैं उसके साथ इसको लिंक करता हूं। नाटो के देश के अंदर लोकल पॉपुलेशन उनके लीडर्स को फोर्स कर रही है ये कहने के लिए ये हमारा युद्ध नहीं है, हमें इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर शुरू में अगर याद हो तो नाटो के देश या यूरोप के देश चाहते थे कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका भी हो, उनके लीडर्स चाहते थे। बैल साहब, ये नाटो का ये कहना कि हमारा युद्ध नहीं है ये, इसीलिए तो नाटो बना था ना, कि वो किसी का भी युद्ध हो सहयोगी साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी है इन मुल्कों की जो ये अमेरिका के साथ नहीं आना चाह रहे हैं यहां पर?
बिकॉज लोकल पॉपुलेशन जिनकी वजह से ये लीडर इलेक्टेड हैं, वो बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी उनको ऑपोजिशन पार्टीज घेर रही हैं, उनके अपने जो मेंबर्स हैं वो भी उनको घेर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कल स्पेन का जो आया था बयान, एयर स्पेस नहीं देंगे, एयरफील्ड्स को ऑपरेट नहीं करने देंगे, या फिर जो इटली का आया, फ्रांस का आया, जर्मनी का आया, यहां तक कि यूके जो उनको फेयरफोर्ड एयरबेस दे भी रहा है और साथ में यहाँ के बेसिस पे भी दे रहा है जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो भी डिफेंसिव पे, और वो कहता है नहीं डिफेंस के लिए सिर्फ इस्तेमाल करें। एक्चुअली वो ऑफेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूके हमेशा से एक जूनियर पार्टनर रहा है अमेरिका का, तो वो उसको इतना बुरी तरीके से वो नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट बात। तो ये एक बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टॉर्मर के अपने हित सर्वोपरि हैं, हम अपने हिसाब से यहां पर अपने निर्णय लेंगे। देवनाथ जी, लेकिन अगर नेटो मुल्क एक साथ नहीं आते हैं किस लड़ाई के अंदर, तो फिर नेटो का क्या मतलब है? और अगर ये लड़ाई खत्म होगी तो नेटो का भविष्य क्या लगता है आपको? सर म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए आप अपना आवाज को। जहां तक नेटो की बात है, नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बहुत ही क्लियर है। नेटो का चार्टर 1 से चार्टर 4 क्लियरली कहता है कि नेटो मूलतः वार्सा पैक्ट के खिलाफ बनाया गया था और रूस की तरफ केंद्रित है, यानी रशियन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी जो बात, चार्टर 5 बहुत क्लियर करता है कि अगर नेटो के किसी देश पर हमला हुआ तो नेटो के बाकी सारे देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे और दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। तो यहां तो 2-3 चीज बहुत क्लियर है कि अमेरिका ने हमला किया था ईरान के ऊपर, ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया था। और नेटो एक बॉडी है जिसमें कि अमेरिका डिसीजन नहीं लेता, सारे डिसीजन जो हैं जॉइंट डिसीजन लिए जाते हैं, कंसल्टेशन होता है। देवनाथ जी, एक बात बताइए कि कभी अमेरिका के इतिहास में ऐसी कोई बात आपको याद है किसी ने अमेरिका पर हमला किया और उसके जवाब में अमेरिका किसी मुल्क के अंदर घुसा हो? ये तो इतिहास रहा है कि ऐसे एग्रेशन अमेरिका की तरफ से होते रहे। देखिए, अब अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, उन्होंने यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट किया था आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, और उनको मालूम है कि किसी भी दुनिया में कोई अगर ट्रबल स्पॉट है तो उस ट्रबल स्पॉट में घुसने के लिए वहां के जो लोकल इश्यूज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए घुस जाओ। ऐसा उन्होंने बार बार किया। आप वियतनाम में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, सीरिया में, लीबिया में। तो क्या ये ईरान की जो लड़ाई है ये दूसरा वियतनाम या अफगानिस्तान अमेरिका के लिए बनता हुआ दिख रहा है? इस पर भी आप बताइएगा। फिलहाल नेटो की बात हो रही है तो नेटो से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको देते हैं। ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं नेटो महासचिव, ये बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है कि नेटो महासचिव की ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। अब इस मुलाकात के क्या मायने यहां पर निकाले जाएं? क्या नेटो मुल्कों के बीच में जो नाराजगी यहां पर पैदा हो गई है इस ताजा हालात को लेकर, इसको लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है वैसा, क्योंकि जाहिर तौर पर अमेरिका नहीं चाहेगा कि नेटो यहां पर कमजोर हो, क्योंकि इसके दुनिया भर में एक बड़ा संदेश चला जाएगा। सही कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रम्प साहब हैं उनके जो पर्सनल स्टेटमेंट्स होते हैं कि नाटो कायर है या फिर वो कागजी शेर है, इस तरह के स्टेटमेंट्स के अंदर जो उनके लीडर्स को डायरेक्टली हर्ट करते हैं, जैसे उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा था कि वो विंस्टन चर्चिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट हर्ट करता और लोगों के माइंड में रहता, ईगो की बात आ जाती है यहाँ पे। पहली बात ये। दूसरी बात है लोकल पॉपुलेशन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है इन देशों में। तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 5 जो है वो क्लियरली इन्वोक हो जाता है। अब चाहे वो अमेरिका ने वो युद्ध शुरू किया हो ना किया हो, लेकिन अगर अमेरिका के एसेट्स पे अटैक होता है या अमेरिका किसी के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है तो आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो जाता है। लेकिन नाटो इस समय ये इस आर्टिकल को बिल्कुल भी इन्वोक नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो उस युद्ध में घुसना नहीं चाहते जिसका कोई अंत ही नहीं है। और अगर ये सबको अपनी अर्थव्यवस्था की फिक्र है, कोई नहीं चाहता कि यहां पर हम बिना मतलब के इन्वॉल्व हो, अपने खर्चे को यहां पर बढ़ाएं। लेकिन देवनाथ जी, नेटो को लेकर जिस तरह की बयानबाजी और हालात यहां पर चल रहे हैं, इस सब को देखकर यूक्रेन क्या सोच रहा होगा कि उनकी तो लड़ाई ही इस बात को लेकर शुरू हुई थी कि वो नेटो के मेंबर बने ना बने? देखिए, हो क्या रहा है, नेटो बहुत क्लियर है। नेटो ने अभी अपनी प्रायोरिटी रखी है यूक्रेन की तरफ। अगर आप यूरोप के फ्रंट को देखें, यूरोप में सारे नेटो के देश, अमेरिका को छोड़ दीजिए,
यूरोप के ही देश नेटो के मेंबर हैं, और यूरोप के देशों को थ्रेट कहां से है? यूक्रेन में उनको क्लियर थ्रेट नजर आ रहा है। तो नेटो के जो यूरोपियन मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं या जो भी उनके पास शक्ति है, चाहे मिलिट्री पावर हो, फाइनेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड पॉलिटिकल पावर, उसका इस्तेमाल यूक्रेन को मजबूत करने के लिए किया इसमें जाए। एनर्जी सोर्सेज भी इन्वॉल्व है क्या देवनाथ जी? क्योंकि अगर क्रूड ऑयल यहां पर बढ़ते हैं, अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यहां पर बता रहा है, लेकिन इन तमाम मुल्कों को तो सब कुछ इंपोर्ट ही करना है, उनके लिए तो यहां पर जाहिर तौर पर बजट बढ़ेगा अगर हालात यहां पर ऐसे होते हैं कि क्रूड की शॉर्टेज होती है, सप्लाई यहां पर बाधित होती है और प्राइसेस शूट करते हैं। अगर आप यूक्रेन के युद्ध के पहले का समय देखें, जब नेटो देश रूस से कच्चा तेल और बड़ी तादाद में गैस इंपोर्ट करते थे, 3-3 पाइपलाइनें थी रशिया से यूक्रेन के रास्ते से यूरोप तक, 3-3 गैस पाइपलाइंस थी। तब के मुकाबले आज की तारीख में यूरोप में गैस की कीमत 65% बढ़ चुकी है। रीजन है तो रशियन गैस जो कि काफी सस्ते में मिलता था वाया यूक्रेन, वो बंद हो गया है। दूसरी चीज है कि अब यूरोप के देशों को मजबूरी में अमेरिका से गैस को इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका से जब गैस को लाते हैं तो वो कोई पाइपलाइन नहीं है, ये विशेष तरह के शिप्स होते हैं, गैस टैंकर्स होते हैं, उनमें लाया जा रहा है। वो महंगा पड़ता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, अगर हम समझे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब पाइप से रशिया से आता था तो अगर 1 यूनिट होती थी, तो सेम गैस को जब आप अमेरिका से इन गैस टैंकर्स में, बड़े बड़े शिप्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, जब ला रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 10 गुना ज्यादा है। एक और चीज है, देखिए, जब रूस गैस बिक्री करता था यूरोप को, वो इसलिए बिक्री करता था क्योंकि रूस के पास ह्यूज सरप्लस है गैस का, प्रोडक्शन का बाई प्रोडक्ट है। जबकि अमेरिका जब अब यूरोप को गैस सप्लाई कर रहा है पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल से, तो अमेरिका उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एज ए फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा है। तो हो क्या रहा है कि अमेरिका कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाला सिस्टम है वहां पर। तो यूरोप जो है, गैस की कीमत 65%, अभी जब से ये युद्ध चालू हुआ है पिछले 1 महीने में, 1 मार्च ऑनवर्ड यूरोप में गैस की कीमत में 30% का इजाफा हुआ है। जाहिर तौर पर ये तमाम बड़े कंसर्न है जो यूरोपियन कंट्रीज की फिक्र को बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि आगे ये जो गठजोड़ है नेटो का, ये किस तरह से आगे रहता है और इसमें कौन किस पर ज्यादा निर्भर यहां पर नजर आता है, इस पर आप बताइएगा सर। एक और अपडेट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम देते हैं। देखिए, अपने संबोधन में ईरान को चेतावनी देते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। अमेरिका के नाम संबोधन में ट्रंप बोले हैं कि ईरान की परमाणु गतिविधियों पर हमारी नजर है, परमाणु गतिविधि दोबारा शुरू हुई तो उसे हम खत्म करेंगे। यानी वो संभावनाओं को भी यहां पर दर्शा रहे हैं कि ये हालात दोबारा भी बन सकते हैं। और ये बहल साहब, एक बड़ा कंसर्न ईरान के लिए हो सकता है, क्योंकि भविष्य के लिए गारंटी की बात बार बार ईरान की तरफ से कही जाती रही है कि हम चाहते हैं कि ऐसे हालात आगे भविष्य में ना पैदा हो, इसकी गारंटी अमेरिका दे, तब ये लड़ाई जो है खत्म होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका इस समय उनकी इंटेंट के ऊपर ईरान शक करता है, और दूसरा उनकी क्रेडिबिलिटी गैप के ऊपर शक करता है। और जो 2 इंसिडेंट्स उनके साथ हुए, 2 बार, जून में भी जब बात बिल्कुल पहुंच चुकी थी डील के, तब उस समय हमले हुए, और अब इस बार भी जबकि एकदम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बात फाइनल स्टेजेस पे थी, एनरिचमेंट पे भी कहीं ना कहीं सहमति बन रही थी, तब हमला हुआ। तो ईरान को यह लगता है कि मुझे सीज फायर नहीं चाहिए, मुझे युद्ध रुकना चाहिए और आगे गारंटी चाहिए और मैकेनिज्म चाहिए जिससे कभी भी आगे अमेरिका या इजराइल हम पे हमला ना कर सके। और एज इट इज उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया है, स्टील प्लांट्स तक ले लें, उनके पावर प्लांट्स पे भी हमले हुए हैं और उनके रिफाइनरीज और गैस पे भी हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस बार जो भी एग्रीमेंट हो वो फाइनल हो, सोल्यूशन हो, इसी वजह से वो वॉर को खींचना चाहते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, G7 के ऊपर जो G7 कंट्रीज के साथ जो मीटिंग हुई थी पहले, वहां मार्को रूबियो की बहस हुई थी और उन्होंने कहा था हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हमसे नाखुश हैं। यानी कि बाकी G7 देश जो ज्यादातर यूरोप के हैं। तो वहीं पे आके ये बात आ रही है अब कि 35 देश जो मीट कर रहे हैं उसमें अमेरिका नहीं है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका वहां के अपना नजरिया बताए। मतलब अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है क्या इस सब हालात के बीच में? ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। फिलहाल देखिए आप जिस स्थिति यहाँ पर बन रही है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान
ईरान जिस पर पूरी दुनिया की यहाँ पर नजर है। डॉक्टर धीरज, आप भी यहाँ पर बता रहे थे कि वो जो प्रोटेस्ट सड़कों पर देखने को मिले थे अमेरिका की कई शहरों में, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हो गए थे, उसके क्या मायने यहाँ पर हैं? क्या अमेरिका के अंदर ही एक बड़ा दबाव डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा हो गया है कि आपकी नीतियों से इत्तेफाक अमेरिकन ही नहीं रख रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि दे देता हूँ। आई वॉज अटैच टू रिपब्लिकन पार्टी, और उनका जो कैंपेन शुरू हुआ था जिसमें इलॉन मस्क इन्वॉल्व थे, तो आई वर्क फॉर दैट कंपनी। और मैं उस टाइम पेंसिल्वेनिया में था, जो डिसाइडिंग स्टेट थी स्विंग वोटर्स की, और उसमें 5 बड़े बड़े मुद्दे थे, जिसमें टॉप 3 था इन्फ्लेशन, महंगाई, दूसरा था आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस, और तीसरा था ये जो क्राइसिस चल रहे हैं हमारे बेसिकली डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर, वो बहुत बड़े इश्यूज थे, और इमिग्रेशन, इलीगल। तो इलीगल इमिग्रेशन पे तो उन्हें 100 पॉइंट दे दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन पे कुछ इफेक्ट नहीं आया, और वो इन्फ्लेशन अब बढ़ती जा रही है। और एआई की वजह से, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर के लिए कंसल्ट करता हूं, मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं आपको दैट्स एन एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट, और बता सकता हूं कि एआई की वजह से जो जॉब डिसरप्शन आई है, उसके लिए ना अमेरिकन सरकार ना कोई भी गवर्नमेंट तैयार है दुनिया में। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी इश्यूज हैं। इसके अलावा अमेरिकन ड्रीम जो घर गाड़ी वगैरह का होता है, वो भी अप इन द एयर है। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे वैसे ही वो बहुत घिरे हुए हैं। दूसरा, एप्स्टीन फाइल एक ऐसा मुद्दा है जो पब्लिक नहीं भूल पा रही, ना ही भूलने देगी। तो ये 2 चीजों के ऊपर वो डेफिनेटली बैक फ्रंट में है। और अब ये जो ईरान वॉर शुरू हुआ रिसेंटली, वो एक तरीके की लेगेसी क्रिएट करना चाह रहे थे कि भाई जिस चीज को 47 ईयर्स तक किसी ने नहीं टच किया, मैं उसे रिजॉल्व करना चाहता हूं। और बार बार मैं ये अलग अलग चैनल्स पे बोल रहा हूं, बहुत बड़ा पुश सऊदी, कतर, यूएई और बहरीन की तरफ से भी था, और उनकी पहले से ही प्रॉक्सी लड़ाई चलती रहती है हुतीज के थ्रू अफ्रीका में। तो वो तो मतलब ये इमेज रीबिल्डिंग का प्रयास था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसको लेकर कितने सफल होते हुए दिख रहे हैं वो? देखिए, कुछ हद तक तो था, लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि अगर ट्रंप इस लड़ाई के अंदर, अभी आप अगले 2 हफ्ते, हमने बहुत कई चैनल्स पे मैंने इस बारे में बोला है, ये सीज फायर नहीं है, ये इसको और सॉफ्टनिंग करेंगे और तेजी से बम्बार्डमेंट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे दिख रहा है, इन्होंने, अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करिए, तो इनके अभिवादन में इन्होंने क्लियरली बोला है कि वेनेजुएला की रिजीम चेंज हुई, आज वो हमारे साथ हैं। उनका जो हैवी क्रूड है वो हम इवन भारत के लिए और देशों के लिए इनडायरेक्टली अगर आप पढ़ें इनके मैसेजेस फ्रॉम द मिनिस्ट्री, वो खुल रहा है, और उनकी इकोनॉमी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, सैंक्शंस हट गई हैं। तो ईरान की जो नई रिजीम आई है, जो ज्यादा कट्टरपंथी है लेकिन ओपन टू टॉक है, उसको इन्होंने इनडायरेक्टली ऑफर किया है कि हम आपके साथ वेनेजुएला के रिलेशनशिप कर सकते हैं, हमें आपके क्रूड ऑयल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब कौड़ी आपके हाथ में। और लेकिन क्रूड ऑयल को लेकर तो एक पुराना बयान उनका बड़ा वायरल हुआ था धीरज, ये जो प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख था ईरान को लेकर, उसको वो दर्शाता है, उस पर भी आप यहां पर बताएगा। फिलहाल एक और अपडेट यहां पर देते हैं। देखिए, ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप का भाषण खत्म होते ही हमले किए गए हैं। ये आईडीएफ की तरफ से प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है। आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि एयर डिफेंस ने मिसाइलों को यहां पर रोका है, लेकिन ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ पार किए गए हैं। और ये सब तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण यहां पर खत्म हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप टारगेट अचीव करने की बात यहां पर कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि उसके बाद भी लड़ाई भीषण ही होती हुई दिख रही है। अब ऐसे में क्या यहां पर दिशा होगी, क्या भविष्य होगा, दुनिया भर की नजर यहां पर टिकी हुई है। बैल साहब, इजराइल की इस लड़ाई के अंदर क्या रुख रहेगा, इसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और लग रहा है कि अब अमेरिका अगर पीछे थोड़ा हटता हुआ दिख रहा है, तो ईरान इजराइल अब आमने सामने इस लड़ाई के अंदर अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर मैं ईरान की जगह होता तो इस समय मैं सिर्फ अमेरिकन बिजनेसेस के ऊपर हमले करता, जो उन्होंने कहा 18 जो टेक्निकल कंपनीज है अमेरिका की, जो वहां पे हैं, चाहे वो अमेजॉन वेब सर्विसेज, और अमेजॉन वेब सर्विसेज पे कल अटैक किया उन्होंने रात को। कहां पे किया? उनके जो डेटा सेंटर है अमेजॉन वेब सर्विसेज का, उसके ऊपर बहरीन के अंदर किया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमले करता, लेकिन मैं फोकस अपना रखता इजराइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी जो गल्फ के देश हैं वो मेरे अगेंस्ट एकजुट होकर ये सोचना शुरू कर दें कि हम भी अपनी फोर्सेस को ऑपरेशन में लेके आए। तो अगर मैं इन 2 चीजों पे फोकस करता हूं तो कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसकी कैपेबिलिटी कम होती रहेगी, इजराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी कम होती रहेगी, क्योंकि उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो हैं अब काफी हद तक यूज हो चुके हैं। लेकिन बैल साहब, ये अमेरिका से यहां पर बातचीत की चर्चा की बात इतनी हो रही है, लेकिन शुरुआत तो इजराइल से ही हुई थी ना। ईरान और इजराइल की टेंशन
टेंशन ज्यादा पुरानी है जिसमें अमेरिका बाद में इन्वॉल्व हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1979 रेवोल्यूशन के बाद से ही, और दोनों देश प्रिपेयर कर रहे थे। इजराइल प्रिपेयर कर रहा था ईरान को तबाह करने के लिए, ईरान प्रिपेयर कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इजराइल को इतना डेसिमेट कर दें कि कभी भी वो आगे आके हमारे लिए थ्रेट ना बन सके। इसी वजह से उन्होंने प्रॉक्सीज को सपोर्ट दिया है, जो चाहे वो हमस, हिजबुल्ला या फिर हुतीज हैं। देखिए अभी तक हुतीज उतनी बुरी तरह से नहीं आए थे इस वॉर के अंदर, लेकिन अब हुतीज ने भी अपना रोल निभाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं ये रोल बढ़ता जाएगा और दोनों तरफ से चोक हो जाएंगे, मंदाब स्टेट से भी और स्टेट ऑफ होर्मुज से भी। ये वॉर अगर खिंचता है तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट होगा। हमारी स्टॉक मार्केट्स तो दूर की बात है, कॉमन आदमी के लिए भी, जहां पे एलपीजी तेल बिल्कुल जाहिर तौर पर क्रूड के अगर प्राइस बढ़ते हैं सबको इफेक्ट करेगा। देवनाथ जी जरा, क्योंकि आप नेतन्याहू के बारे में यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, जरा बताइए आपके ऐसे हालात में अगर इजराइल के साथ टेंशन एस्केलेट होती है ईरान की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कत हो जाएगी क्या, जो एग्जिट प्लान तलाशते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं इस लड़ाई के अंदर? डोनाल्ड ट्रंप को कोई एग्जिट प्लान था ही नहीं, और आज के भाषण के बाद तो और क्लियर हो गया कि एग्जिट प्लान है भी नहीं। वो बार बार धमका रहे हैं कि वह ईरान के ऊपर बमबारी जारी रखेंगे। ईरान धमका रहे हैं सर, लेकिन वो ऐसी बातें यहां पर करते हैं कि सोचना पड़ता है कि असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहले कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में हम एग्जिट कर लेंगे, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं कि नहीं बातचीत चल रही है ईरान के साथ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खाली करे तब बात आगे बढ़ेगी, और अब कहते हैं कि हमारी तो निर्भरता ही नहीं है उसके ऊपर। अब देखिए क्या होता है आगे। तो ये क्या यहां पर इसके जो है वो संकेत मिलते हैं? संकेत बहुत क्लियर हैं। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे तो दुनिया भर में इसका इफेक्ट पड़ेगा, एशिया पर इफेक्ट पड़ेगा। ये बात सच्ची है कि अमेरिका मात्र 1% और यूरोप मात्र 4% कच्चा तेल हॉर्मुज से गुजरता है, लेकिन एशिया के देशों का क्या? अमेरिका के जो दोस्त हैं जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका क्या? ये जितने अमेरिका के मित्र देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सब जगह पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है आज कल जो है मार्केट सोच रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप रिकंसिडरेशन करेंगे और युद्ध रोकने की घोषणा करेंगे, तो पेट्रोल डीजल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $100 से कम गिर गई थी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण के बाद, जो कि कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं था कि इसके अलावा की लड़ाई करता रहूंगा, अब कच्चे तेल की डॉलर आज सुबह छलांग मारकर $106 प्रति बैरल फिर से बढ़ गई है। आप देखिए जैसे जैसे अभी एशिया के मार्केट खुल रहे हैं, एक एक करके खुलने शुरू हो रहे हैं। जापान से अगर देखें तो सारे जितने एशिया के, भारत में भी हमारे मार्केट और 1 घंटे के बाद खुलने वाले हैं, सारे मार्केट प्री ओपनिंग में ही गिर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हम तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, हमें इस बात की फिक्र ही नहीं है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस्तेमाल करते हैं वो अपनी दिक्कत खुद यहां पर देखें। लेकिन धीरज जी, अमेरिका के फिक्र जो है वो कुछ और भी है, जैसे कि आप यहां पर जिक्र कर रहे थे, हीलियम गैस वहीं से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता वहां पर हो जाती है। और दूसरा, जो ईरान ने यहां पर धमकी दी थी कि 18 अमेरिकी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको हम टारगेट करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये बड़े कंसर्न्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो एक चुनौती के तौर पर उनके सामने आ सकते हैं अगर ये लड़ाई जारी रहती है? डोनाल्ड ट्रंप, 2 मिनट दीजिएगा, मैं जी धीरज जी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं कि देखिए पहली बात आपने बिल्कुल सही बोली। दूसरा है जो इंस्टॉलेशन हमारी जो कंपनीज है, अमेजोन पे कल हुआ, और आज ही मतलब मे बी 10 मिनट्स अगो मेरे मित्र हैं किंगडम के अंदर सऊदी में, अभी उन्होंने मुझे वीडियो एक्चुअली नहीं, एक डिजिटल वो भेजा है मैसेज कि वहां की जो इंस्टॉलेशन है, ऑयल इंस्टॉलेशन, उसके ऊपर से अभी कुछ ही मिनट पहले एक मिसाइल निकला है। तो अभी उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कर दिया, और कल उनके यहाँ पे एनवीडिया की एक एरिया था जहां पे नई इंस्टॉलेशन क्रिएट हो रही थी, वहां पर भी गिरा है। तो कहीं ना कहीं अटैक्स ऑन है। मेरा सबसे बड़ा एक और कंसर्न है, 200 फीट की गहराई पे इंटरनेट केबल्स जा रही हैं, अगर ईरान ने उसको टच किया तो वर्ल्ड तो रिसेशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ईरान दुखती रग छू रहा है क्या अमेरिका की? ये आपकी कंपनीज, आपका बिजनेस, आपका इंटरनेट, ये तमाम चीजें जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। इसीलिए जो ट्रंप के अभिवादन के अंदर जो 5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके ऊपर पूरी कंफ्यूजन है कि हमने उनको बहुत अच्छे से इंपाउंड किया है, तो उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज, इस्फहान में जो कल 2000 पाउंड के बम्स गिराए हैं अलग अलग जगह पे, वो डिस्ट्रॉय हुई है। नेवी, एयरफोर्स और उनके मिसाइल प्रोडक्शन कम हुई है। लेकिन अभी
आपके बात करते ही जैसे ही वो खत्म हुआ, ईरान ने बताया कि आप गलत बोल रहे हैं, मेरे मिसाइल हैं, अभी लीजिए एक और। तो ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, वीकेंड आ रहा है, आप वेट करिए, हम लोग एक्शन वीकेंड पे लेते हैं, बिकॉज मार्केट्स तब बंद होती हैं। चलिए वीकेंड का भी इंतजार कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स आपने दिए धीरज जी के अमेरिका के लिए मेजर कंसर्न यहाँ पर क्या है, वहां पर भी अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं दबाव है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिक्र पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहल साहब आपका, देवनाथ जी आपका भी, और धीरज जी कंक्लूड कीजिए प्लीज जल्दी से। पॉइंट देना चाहूंगा, ये आर्मी जनरल्स हैं, कल ही सऊदी का ट्वीट आया है कि हम अपने अलाइज को इन्वोक कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स 200 नए प्लेन्स के साथ इनरिच्ड है और पाकिस्तान हमारा अलाई है। तो अगर पाकिस्तान को इन्वोक किया कि अपनी थल सेना वहां उस बॉर्डर से वो भेजेंगे ईरान पे, ये एक सवाल जनरल्स के लिए है। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट ये। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाएगी सर, उनकी हालत क्या है वो तो दुनिया देखती है। वो बच रहे हैं सर अपने जो उनका ट्रीटी है सऊदी अरब के साथ कि कहीं हम ना इन्वॉल्व यहाँ पर हो जाए। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आपने यहाँ पर इसको अच्छा रेज किया। तो देखिए बड़ी चिंताएं हैं दुनिया भर की इस बात को लेकर कि इस लड़ाई का भविष्य यहाँ पर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप संबोधन करते हैं लेकिन उसमें वो जो बातें कहते हैं उसमें कितना मजबूत अमेरिका नजर आता है ये अपने आप में एक सवाल है। लक्ष्य पूरे क्या हुए हैं अमेरिका के, क्या अमेरिका एग्जिट करेगा इस लड़ाई के अंदर, क्या इसी तरह लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी, इस सब पर हमारी भी नजर रहेगी, पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है।